हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले। एक डायमेंशनल फॉर्मूले का, एक डायमेंशनल इक्वेशन का एक यूज़ देखा था, है ना। दोनों यूज़ हम कर चुके हैं, एक तीसरा यूज़ बाकी है। तीसरा यूज़ है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। हम देख लेते हैं इसको। इसमें क्या करना रहता है, इसमें सबसे पहले यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। अगर आपको पता है कि वो फॉर्मूले में आप जानते हैं एक लेफ्ट हैंड साइड रहता है, एक राइट हैंड साइड, एक फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेट बहुत सारी क्वांटिटी का डेरिवेशन हो, है ना, डिराइव्ड फॉर्म होता है। जैसे कि सपोज हमने बात किया स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम, लेंथ और टाइम से मिलके बना हुआ डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, मीटर पर सेकंड जिसकी यूनिट होती है। ऐसे ही लेकिन डायमेंशन कभी चेंज नहीं होते बच्चों, है ना। तो डायमेंशन अगर चेंज नहीं होते हैं तो सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितना डायमेंशन होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का, राइट हैंड साइड पे भी उसको डिराइव करने के बाद उतना ही डायमेंशन होना चाहिए, है ना। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया है आपको, derive an expression for time period of a simple pendulum which may depend upon mass of bob, length of pendulum and acceleration due to gravity। तो बच्चों, हम डायमेंशनल फार्मूला का तीसरा यूज़ ये है कि हम फार्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूले यूज़ करके डायमेंशनल इक्वेशन बना सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ करके एक फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हमको पता क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए सिर्फ उसमें जो फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला के टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, जो कि जिसमें टाइम पीरियड, मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिपेंड करता है ना। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम एक बार पहले देख चुके हैं, जो कि होता था क्या आपका, टी इज इक्वल्स टू 2π√/L अपॉन जी, है ना। तो 2π डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता था, आपको पता है ना। अभी हम देखते हैं, इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कैसे डिराइव करना है बच्चों, आप जानते हैं कोई भी इक्वेशन जो है वो पहले इक्वेट करके आएगी। एक लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वांटिटी होगी, उसके राइट हैंड साइड, है ना, क्वांटिटीज़ होंगी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए बोल रहा है, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे लेट टी, और जितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख देते हैं। जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो अपने आप आ जाएगा, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख देते हैं। टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, है ना। तो मास पे डिपेंड कर रहा है तो इसकी पावर ए ले लीजिए, ठीक है। ए यानी कि पावर ए मतलब यहाँ डायमेंशन है, अपने आप वैल्यूज आएंगी इसकी। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो एल ले लीजिए, उसकी डायमेंशन बी ले लीजिए। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी, तो इसका डायमेंशन सी ले लीजिए, ठीक है ना। आप इसको ऐसा नहीं है पहले एल फिर जी फिर एम भी रख सकते थे, ठीक है, कुछ भी रख सकते थे, क्योंकि हमको तो इसको इक्वेट करना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप जानते हैं टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं हम यहाँ पे, स्मॉल के, और एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। इक्वेशन नंबर हमने दे दी इसको 1 बच्चों, ठीक है बच्चों। अभी देखिए यहाँ पे बता दीजिएगा यहाँ पे, के इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, है ना, के इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। अभी देखिए यहाँ पे, इसके बाद हम क्योंकि इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूले को, तो आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मास का कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ का कोई डायमेंशन नहीं, सिर्फ टी बचा है, तो टी की पावर 1 ये हो गया, है ना। और यहाँ पे भी के का कोई डायमेंशन नहीं है, हटा दीजिए, ठीक है, सिर्फ जिसके डायमेंशन है वो उसके लिख दीजिए, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, इसके राइट हैंड साइड में क्या लिखना है वो देखिए यहाँ पे एम है तो ऑब्वियसली के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हटा दिया, एम है तो एम की पावर कैपिटल एम लिखेंगे क्योंकि हमको कैपिटल एम के फॉर्म में लिखना है। ए, एल की पावर बी तो कैपिटल एल की पावर बी। लेकिन यहाँ जी पता है, जी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 2, है ना, और जिसकी हमने पावर सी लिखी हुई है। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या किया यहाँ पे, जी की जगह उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा एल टी माइनस 2 और उसकी पावर सी लिख दी, है ना। इसको इक्वेशन नंबर हमने दे दिया सपोज, या इसको और सॉल्व कीजिए, इसको और सॉल्व करते हैं हम।
तो ये सॉल्व हो जाएगा m की पावर a l की पावर b और l की पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे l की पावर b और यहाँ पे l की पावर कितनी हो रही है c। तो बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो l की पावर टोटल हो जाएगी b प्लस c, है ना। और t की पावर कितना हो गया बच्चों, -2c, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है बच्चों, m0 l0 t की पावर 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। और आप जानते हैं यहाँ पे भी MLT, यहाँ पे भी MLT, है ना। तो हम इसके अगर यहाँ पे भी बेस से सेम है तो इक्वेशन अगर मान लीजिए कुछ ऐसी होती है कि बीच में इक्वल टू है तो उनकी पार्ट्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वेट हो जाती है। तो ऑन इक्वेटिंग पार्ट्स, है ना, बोथ साइड्स। या फिर अपन यहाँ पे हम इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड डायमेंशंस तो बराबर होंगे MLT के, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें m है, यहाँ पे भी m है, तो इसकी पावर a है, इसकी पावर 0, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 0 इक्वेट करने पे। यहाँ पे l की पावर b प्लस सी हो, यहाँ पे 0 है, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे कितना है बच्चों -2c और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा -2c इक्वल्स टू 1, t की पावर थी यहाँ पे। तो यहाँ से बच्चों देखिए c इक्वल्स टू आ रहा है -1/2, तो c की वैल्यू आ गई। और b इक्वल्स टू है यहाँ पे आपका -c, तो c इक्वल्स टू आपका क्या था -1/2, यानी कि b कितना हो गया बच्चों 1/2, है ना, क्योंकि c जो है -1/2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा। और a आपका 0 ही है ना। तो देखिए आपका a 0 आ गया, b 1/2 आ गया और c इक्वल्स टू -1/2 आ गया। ठीक है, c इक्वल्स टू -1 इक्वेट करने पे सिर्फ इतना सा काम करना है। इसके बाद अब इसके बाद बच्चों हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इस पर वैल्यू पुटअप कर देनी है। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 पे पुटअप कर देनी है ना। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं साइड में, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। देखिए बच्चों t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, t इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका k तो एज इट इज़, है ना, m की पावर a, स्मॉल m की पावर a यानी कि स्मॉल m की पावर 0 और l की पावर b यानी कि l की पावर 1/2, l की पावर 1/2 और g की पावर c यानी कि g की पावर -1/2, तो g की पावर -1/2। तो m की पावर 0 तो 1 हो जाता है, तो सिर्फ k बचा यहाँ पे, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 यानी कि -1/2 नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा l/g की पावर 1/2। 1/2 मतलब रूट होता है बच्चों, तो t इक्वल्स टू k, रूट के अंदर आपका आ रहा है l/g। ठीक है, k यहाँ पे आपका क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जिसको हम क्या ले सकते हैं 2π, है ना। k इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 2π। आपको पता है कि k इक्वल्स टू 2π क्योंकि सिंपल पेंडुलम में आता है, तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप k लिखे रहने दीजिए, है ना। तो k क्या है यहाँ पे 2π डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर आपको किसी का वैल्यू नहीं पता है तो आप वही k लिखे रहने दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। कितना ईजी था बच्चों, है ना। एक ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू, वी नहीं है बच्चों, ये न्यू है, ऑफ अ स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन भी एक फोर्स होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। टेंशन फोर्स, थ्रेड होता है ना, थ्रेड को जब आप ऐसे खींचते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है ना, फोर्स, वो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ m। ठीक है, यहाँ पे देखिए मास बस नहीं है, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब कि एक लेंथ ले लिया आपने, एक थ्रेड ले लिया, उस थ्रेड के अगर 10 मीटर का थ्रेड है तो उसके पर मीटर पे कितना मास है उसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, है ना। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव द फॉर्मूला फॉर न्यू। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू के लिए हमको फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको हम यहाँ पे फिर से वैसे ही लेट करके लिखेंगे, अपने आप जो डिनोमिनेटर में आना होता है आ जाता है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे
लेट किस किस बातों पे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो हम देख लेते हैं। लेट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या क्या दिया है आपको, सबसे पहले लेंथ दिया हुआ है, लेंथ की पावर ए ले लीजिए। फिर टेंशन दिया हुआ है तो टेंशन को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसने, तो बी ले लीजिए इसकी पावर। और उसके बाद एम की पावर कितना ले लीजिए, सी। और एम यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, यहाँ पे एम क्या है, मास पर लेंथ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, मास पर लेंथ है, एम मास बस नहीं, मास पर लेंथ है ना। के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे हम के लगा देते हैं, इक्वल्स टू साइन हटा के, एल की पावर ए, टी की पावर बी, एम की पावर सी। के क्या है, डायमेंशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, डायमेंशनलेस एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, हमने लिया ही नहीं, उसमें कुछ नहीं लगाया है। एंड ए बी सी आर द डायमेंशंस ऑफ एल टी एंड एम रिस्पेक्टिवली। एल टी टी यहाँ पे टेंशन है ना, तो टेंशन एक फोर्स है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेंशन, द टेंशन, है ना। टेंशन बच्चा वो वाला टेंशन नहीं जो आपको टेंशन हो जाती है फिजिक्स के नाम से, है ना, ये टेंशन क्या है, फोर्स है, ठीक है। द टेंशन टी स्टैंड्स फॉर, द टेंशन टी स्टैंड्स फॉर फोर्स, है ना, जिसका डायमेंशन क्या होता है, whose dimensions are m1 l1 t-2। यही होता था बच्चों फोर्स का, नहीं है तो निकाल लीजिएगा, आपको निकालना सिखाया है मैंने, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा एक बार, है ना, ठीक है। फिर डायमेंशन ये तो टी हो गया, है ना। फिर मास पर यूनिट लेंथ का भी निकाल लेते हैं हम इसी तरह, ठीक है ना। एंड एम इज इक्वल्स टू वॉट, मास पर लेंथ, मास यानी कि एम, लेंथ यानी कि एल, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये हो जाएगा यानी कि आपका m1 l-1, ये हो गया, ठीक है। मास भी हो गया, टेंशन भी हो गया, लेंथ तो होता ही है l, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लेते हैं और पुटअप करते हैं यहाँ पे, ठीक। अब फ्रिक्वेंसी का भी देख लेते हैं, फ्रिक्वेंसी का भी तो ज़रूरी है ना देखना, तो फ्रिक्वेंसी का भी देख लेते हैं, है ना। फ्रिक्वेंसी बच्चों क्या होता था, पता हो आपको, फ्रिक्वेंसी होता था आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन दी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन हो जाएं उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी पर सेकंड, ठीक है, या पर यूनिट टाइम, जितना भी टाइम दिया हो, तो टाइम तो सेकंड में ही मेजर करते हैं बच्चों हम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो नंबर है, उसका कोई वो नहीं होगा, उसकी यूनिट क्या होती थी, हर्ट्ज या फिर 1/s, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स यानी कि टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 1/t, है ना, यानी कि t इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, t की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम देख लेते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लेते हैं, आप यहाँ देख ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन हमने क्या ली हुई है, वी न्यू इज इक्वल्स टू के एल की पावर ए, बी की पावर टी की पावर बी, एम की पावर सी। तो न्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे न्यू जो है आपका फ्रिक्वेंसी, जिसकी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, वो कितना, टी इनवर्स, यानी कि एम का कोई डायमेंशन नहीं है, मास का कोई नहीं है, लेंथ का कोई नहीं है, और टी कितना है, -1, ठीक है। चलिए उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी का होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, सारे डायमेंशनल फॉर्मूले याद भी हो जाने चाहिए आपको, ठीक है। ये तो हम बेसिक सीख रहे हैं, आगे चल के तो आपको डायरेक्टली लगाने पड़ेंगे, और नहीं है तो फिर आप निकालना भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अच्छे से सिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए के है आपका, तो के की जगह आप क्या रख दोगे, के की जगह कुछ नहीं रखोगे क्योंकि वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना। और एल की पावर ए यानी कि कैपिटल एल की पावर ए, टी की पावर बी, मतलब टी टेंशन था बच्चों, और टी टेंशन का हमने कितना लिखा हुआ फॉर्मूला, फोर्स का ml(t-2), तो ml(t-2) की पावर यहाँ पे कितना है बच्चों, बी। फिर नेक्स्ट m की पावर सी, और m क्या है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ, जिसका क्या निकाला फॉर्मूला, m1l-1, m1l-1 की होल पावर सी।
ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। आपने देख लिया यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0, वैसे ही करना है जैसे पिछला वाला किया था हमने, है ना। l की पावर a और यहाँ l की पावर b और यहाँ l की पावर -c है, तो बेस सेम होने की वजह से डायरेक्ट लिख दूँ बच्चों में l की पावर a, फिर यहाँ पे देखिए l की पावर b तो प्लस b, फिर l की पावर -c क्योंकि -1 है, फिर साथ में c है तो -c। ठीक है बच्चों, फिर m की पावर यहाँ पे कितना है b, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले l लिख दिया। चलिए m की पावर कितना, m की पावर हो गया बच्चों, ये b है और यहाँ पे c है तो b प्लस c। फिर बच्चों t की पावर कितना हो गया, t की पावर हो गया -2b, बस -2b, है ना, क्योंकि यहाँ नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा m की पावर b प्लस c, l की पावर a प्लस b माइनस c और t की पावर -2b, जबकि यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों आपका m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ठीक है बच्चों, चलिए ऑन इक्वेटिंग या फिर ऑन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, ऑन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखिए m की पावर b प्लस c है और यहाँ m की पावर 0 है तो b प्लस c इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 0। फिर यहाँ पे l की पावर a प्लस b माइनस c है और यहाँ पे 0 है तो a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ -2b और यहाँ -1 है तो -2b इक्वल्स टू -1। तो बच्चों b इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया 1/2, है ना, b इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया 1/2 आ गया। ऐसे ही आपका b प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -c। यहाँ पे b प्लस सी इक्वल्स टू 0 था, यानी कि b 1/2 है तो c कितना हो गया बच्चों, c हो गया आपका यहाँ पे -1/2, क्योंकि b 1/2 तो माइनस साइन लगा यहाँ पे। अब a की वैल्यू हमको निकालनी है तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, है ना। आप अच्छे से अरेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, हम तो वीडियो में ऐसे बताते हैं। तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो a प्लस बी यानी कि 1/2 और माइनस सी यानी कि -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 1/2 इक्वल्स टू 0। तो ये 1/2 आधा आधा एक हो गया तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यानी कि a इज इक्वल्स टू -1। तो बच्चों देखिए a इक्वल्स टू क्या हो गया आपका यहाँ पे -1 और b इक्वल्स टू हो गया आपका 1/2 और c इक्वल्स टू हो गया आपका कितना -1/2, है ना, -1/2। तो ये आपके डायमेंशंस हो गए जो हमने फॉर्मूला हमको डिराइव करना है उसके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो हमने 1 ली हुई थी उस पर पुटअप करते हैं, है ना, a b और c की वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in equation 1। कितनी थी इक्वेशन 1 बच्चों, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू k, l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c, है ना। तो ये हो जाएगा आपका न्यू इक्वल्स टू k का तो कोई डायमेंशन नहीं था, l की पावर a यानी कि l की पावर -1, t की पावर b यानी कि t की पावर 1/2 और c की पावर m की पावर c यानी कि m की पावर c -1/2। तो देखिए बच्चों न्यू इक्वल्स टू k, l 1/l हो गया, t की पावर 1/2 और m की पावर -1/2, तो ये हो जाएंगे आपके रूट के अंदर आ जाएगा t की पावर 1/2 तो t का रूट हो जाएगा और m की पावर -1/2 तो नीचे आ जाएगा, तो दोनों की पावर 1/2 हो गई है आपकी, है ना। तो ये आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला बन गया k/l √T/m, यही आपका फॉर्मूला, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक, तो बच्चों ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप देखिएगा आपके बुक में होंगे एनसीईआरटी में, है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ तो वो आप करिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हाट वुड बी द डायमेंशंस ऑफ वर्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा एक बार खुद से भी, ठीक है, और नहीं बने तो आप बताइएगा मुझे कमेंट पे,
ओके, आज के लिए इतनी, थैंक यू।